हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं जिसके बारे में हम देखेंगे वो है नॉर्मल पिपेरियम। ये जो है बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजी सब्जेक्ट से लिया गया है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वाइवा के लिए भी, यानी कि जो प्रैक्टिकल में काफ़ी इससे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, और प्रैक्टिकल के साथ साथ ये रिटर्न पेपर के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो गाइज़, इसको आप ज़रा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको काफ़ी इससे आप बेनिफिट ले सकें। आपके काफ़ी यूज़फुल होने वाला है टॉपिक, और आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इसमें आपको नोट्स के संग संग नोट्स भी प्रोवाइड किए गए जो कि हेडिंग सब हेडिंग के साथ हैं, जिसमें कि आप अपने नोट्स बुक में इससे नोट्स बना लीजिए। और जो नए व्यूअर्स हैं जो पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें, यानी कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर लें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वो रेड से ब्लैक हो जाए। तो ब्लैक हो जाएगा मतलब आप सब हमारे फैमिली के मेंबर बन गए माइंड हाइस्ट नर्सिंग के। और इसमें जो भी लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं, आप भी हमारी फैमिली के एक मेंबर हैं, तो आपको भी उसका पूरा फ़ायदा होना चाहिए। तो आप भी उसका पूरा फ़ायदा उठाइए और इसके एक मेंबर बन जाइए। जो भी इसमें एमसीक्यूज़ होते हैं या लेक्चर होते हैं, उसका बेनिफिट आप भी लीजिए। तो और सभी से, चाहे वो नए हो या पुराने हो, सबसे रिक्वेस्ट है कि वो लाइक के साथ साथ कमेंट्स भी करिए, शेयर भी करिए, और सब्सक्राइब तो करना ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज हम देखेंगे पिपेरियम। इसके पहले हम की टर्म देख लेते हैं। ये एक ऐसा पीरियड होता है जब चाइल्ड बर्थ हो जाती है, यानी कि बेबी का डिलीवरी के बाद का पीरियड होता है पिपेरियम का पीरियड। इसमें क्या होता है कि जो पेल्विक ऑर्गन होते हैं और बॉडी टिश्यूज़ होते हैं, वो क्या होते हैं, अपनी पुरानी जो प्री प्रेग्नेंट स्टेट थी, यानी कि जो पुरानी उसकी प्रेगनेंसी से पहले की जो कंडीशन थी, उस पे वो क्या होते हैं, एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली वापस आते हैं अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि लगभग लगभग। ठीक है, तो ये इस तरीके से जब वो वापस आते हैं तो उसी उसी प्रोसेस को बोलते हैं पिपेरियम पीरियड। ठीक है, तो लोकिया क्या है, ये है दिस इज़ पोस्टमार्टम वजाइनल डिस्चार्ज। इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक वजाइनल डिस्चार्ज है जो कि डिलीवरी के बाद होता है। पोस्टमार्टम पीरियड होता है जिसमें उसमें ये जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है उसको बोलते हैं लोकिया। और इसमें क्या होता है, ब्लड के संग संग अदर कंटेंट भी मिक्स रहते हैं। मिक्सचर ऑफ ब्लड एंड प्रोटीन रेसिडुआ इज कॉल्ड लोकिया। उसके बाद हो गया आफ्टर पेन। आफ्टर पेन क्या होता है कि आफ्टर पेन के नाम से ही लग रहा है कि दिस पेन इज़ फेल्ट फॉर 2 to 4 days आफ्टर द डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के 2 से 4 दिन तक ये जो के बाद जो पेन फील होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिलीवरी के 2 से 4 दिन तक ये जो पेन फील होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो यूट्रस होता है उसमें क्या होता है, कंटिन्यूइंग उसमें कंटिन्यूसली उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है यूट्रस में। क्यों होता है, क्योंकि उसमें कुछ ब्लड क्लॉटिंग भी हो सकती है। पेन होता है उसमें हल्का सा, उसको पेन आफ्टर डिलीवरी जो पेन फील होता है उसके वजह से भी हो सकता है कि उसमें कुछ प्रेजेंस ऑफ ब्लड क्लॉट हो। और इंक्रीज पेरिटी है, यानी कि उसकी जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज़्यादा हैं, या वुमेन क्या होती है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार हो रही होती है, प्रिपेयर हो रही होती है। तो इसलिए भी क्या होता है कि वो पेन फील होता है, क्योंकि उसका जो इफ़ेक्ट होता है उसमें भी, यूट्रस में भी पड़ता है। तो ये है, और आप अपनी पुरानी स्टेट में आने के लिए वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन उसमें होता है, तब ये पेन फील होता है। इसको बोलते हैं आफ्टर पेन। उसके बाद हो गया लैक्टेशन। ये जो होता है फीमेल ब्रेस्ट से जो मिल्क का सिक्रीशन होता है उसको बोलते हैं लैक्टेशन। ठीक है, और ये जो होता है कोलोस्ट्रम भी हो सकता है और मिल्क भी होता है। जैसे आपको पता है, कोलोस्ट्रम जो होता है वो पहला मिल्क होता है ना, उसके बाद जो होता है फर्स्ट 3 days का जो मिल्क होता है उसको बोलते हैं, और उसके बाद हो गया मिल्क। और उसके बाद हो गया नेक्स्ट वन इज मेमोजेनेसिस। इसमें क्या होगा, ये ब्रेस्ट की प्रिपरेशन होती है मिल्क के लिए, ताकि वो मिल्क को बनाए, प्रिपेयर करे। तो उसको प्रिपेयर होना ब्रेस्ट का, उसी को बोलते हैं मेमोजेनेसिस। उसके बाद हो गया लैक्टोजेनेसिस। इसका मतलब हो गया सिंथेसिस एंड सिक्रीशन फ्रॉम द ब्रेस्ट एल्वुलाई, यानी कि वो ब्रेस्ट एल्वुलाई के थ्रू क्या हो रहा है, सिक्रीट हो रही है, मिल्क सिक्रीशन होता है और उसका बनना भी होता है, बनना और निकलना। उसके बाद हो गया गैलेक्टोपोएसिस। का मतलब हो गया इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द लैक्टेशन, यानी कि जो ये इसका मतलब होता है, गैलेक्टोपोएसिस का मतलब होता है सिक्रीशन और उसको
कंटिन्यू करना प्रोडक्शन को मिल्क का, ठीक है, बाय द मेमोरी ग्लैंड। उसके बाद हो गया गैलेक्टोकाइनेसिस। गैलेक्टोकाइनेसिस का मतलब हो गया इजेक्शन, यानी कि मिल्क को बाहर की ओर को निकालना, ठीक है, ग्लैंड के थ्रू, ये हो गया। अब होता है नॉर्मल पिपेरियम। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे जो कि है नॉर्मल पिपेरियम किसे बोलते हैं। अभी हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल पिपेरियम होता है वही जो पीरियड होता है जिसमें बताया था कि बेबी होने के बाद जो होते जो बॉडी टिश्यूज़ होते हैं, स्पेशली जो पेल्विक ऑर्गन होते हैं, वो क्या होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली टू प्री प्रेग्नेंट स्टेट, यानी कि लगभग जो है वो अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेट पे वापस जाते हैं, और एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों तरीके से। तो उसी को कहते हैं पिपेरियम पीरियड, ठीक है। द चेंज मोस्टली अकर इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसा मैंने बताया कि ये चेंज जो होते हैं मोस्टली जो होते हैं मेनली जो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के होते हैं, ठीक है। और इसका जो ड्यूरेशन होता है पिपेरियम पीरियड का, ये होता है सून आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा, यानी कि बेबी डिलीवरी के बाद जो है वो प्लेसेंटा की डिलीवरी होगी, और उसी के जस्ट बाद से ये पिपेरियम पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली लास्ट फॉर अराउंड 6 वीक्स, और ये पीरियड जो होता है 6 वीक का होता है, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। जनरली वी डिवाइड दिस पीरियड इनटू, हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं पिपेरियम पीरियड को। देखिए, इमीडिएट होता है जो कि विद इन 24 आवर्स में होता है, जैसे कि मैंने बताया डिलीवरी के जस्ट बाद से ये स्टार्ट होना हो जाता है स्टार्ट, तो इमीडिएट बोलेंगे इसको। इमीडिएट ड्यूरेशन होगा इसका 24 विद इन 24 आवर्स। अर्ली हो गया अप टू 7 डेज, और रिमोट हो गया अप टू 6 वीक्स, यानी कि जो 6 वीक्स तक का ये चलता रहता है, ठीक है। और इसका जो पूरा टाइम पीरियड होता है वो 6 वीक का हम बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो होता है पोस्ट पॉर्टल पेपेरियम अकर फॉर 2 वीक्स। उसके बाद हो गया फीचर ऑफ नॉर्मल पिपेरियम। इसके क्या क्या फीचर होंगे, तो एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली द जो जनरेटिव ऑर्गन सम बैक टू देयर प्री ग्रेविड स्टेट। मैंने बोला जो प्री ग्रेविड स्टेट मतलब प्री प्रेगनेंसी जो होती है, यानी कि उसकी पहले वाले स्टेट पे एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली ये अब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ये बैक होते हैं अपनी पुरानी कंडीशन पे। तो ये हो गया। और हो गया कि जो हार्मोनल इमोशनल एक्सपीरियंस जैसा भी लेडी को होता है, उसका जो भी प्रॉब्लम होती है, हार्मोनल चेंजेज हो जाते हैं, इमोशनल चेंजेज हो जाते हैं, उसका जो भी फिजिकल चेंजेज होते हैं वो सब क्या होते हैं, बैक होते हैं इस पीरियड में, ठीक है। सबका रिकवरी होती है। लैक्टेशन ही स्टार्ट हो जाता है, और लैक्टेशन भी स्टार्ट हो जाता है इसी पीरियड से, ठीक है। और इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस क्या हो गया, देयर इज़ द अल्टरनेट हार्डनिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ द यूट्रस। मतलब कि इन्वोल्यूशन का मतलब हुआ कि इसमें वुमन के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं डिलीवरी के बाद पहले वाली कंडीशन में आते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी से पहले थे, उसी को क्या कहते हैं, इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हार्डनिंग होगी, सॉफ्टनिंग होगी, धीरे धीरे मतलब वही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, और उसके बाद वो अपनी पुरानी स्टेज पे आता है। मतलब वो प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि वो पुरानी स्टेट पे नहीं आ जाता है। फिर है रेट ऑफ इन्वोल्यूशन। इसमें क्या क्या इसके कैसे रेट होता है, तो इसमें होता है फर्स्ट 24 आवर्स में कोई चेंजेस नहीं होते हैं यूट्रस में, ठीक है। उसके बाद हो गया सेकेंड टू 8th डेज में उसमें फंडस जो होता है वो डिसेंट होता है एट द रेट ऑफ हाफ इंच के, यानी कि 1.25 सेंटीमीटर के हिसाब से पर 24 आवर्स, ठीक है। पर 24 आवर्स हाफ इंच की रेट से वो क्या होता है, डिसेंट होता है, यानी कि डाउन होता है, मतलब ठीक है, कम होता रहता है उसका साइज हाफ के 24 आवर्स पे, हर 24 आवर्स पे 1.25 सेंटीमीटर के हिसाब से। फिर बाई 11 डे, 11 डे में क्या होता है, ये तो सेकंड से 11 डे का था। अब 11 डे के बाद से क्या होगा, यूट्रस श्रिंक बिहाइंड सिम्फेसिस एंड बियॉन्ड पेल्विस ऑर्गन, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि ये 11 डे में जो होता है सिम्फेसिस प्यूबिस के जो होता है बिहाइंड होगा, और बियॉन्ड बिकम्स पेल्विस ऑर्गन, और ऑर्गन पेल्विस ऑर्गन में ये उसके साथ आ जाता है, पेल्विस ऑर्गन के अंदर ये पहुंच जाता है, ठीक है। उन मतलब पेल्विस में ये पहुंच जाएगा, उसका एक पार्ट बन जाएगा, ठीक है, 11 आफ्टर द 11 डे। एंड बाय 2 वीक्स जो होता है यूट्रस कैन नॉट बी पैल्पेबल। अब 2 हफ्ते के बाद अगर आप उसको चेक करेंगे आफ्टर बाय 2 वीक्स, तो क्या होगा कि जो यूट्रस होगा वो
पैल्पेबल नहीं होगा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में। अगर आप उसको फील करना चाहेंगे पर एब्डोमिनली उसको एग्जामिन करेंगे तो फंडस वो जो यूट्रस होता है वो फील नहीं होगा। नहीं तो जब यूट्रस ऊपर ही होता है तो उसको आप सिम्फेसिस प्यूबिस के वहाँ से अब जब आप उसको पेल्पेट करेंगे बाय एब्डोमिनली फिजिकल एग्जामिनेशन में तो वो हार्ड हार्ड आपको फील होगा। लेकिन जब वो पेल्विस ऑर्गन में पहुंच जाता है, पेल्विस ऑर्गन का एक पार्ट बन जाता है तो वो आपको फील नहीं होता है। देखिए अब चेंजेस क्या क्या होते हैं यूट्रस में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक साइड में और एक साइड में है चेंजेस। अब जो यूट्रस की लेंथ होती है वो 220 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक जो होती है वो हो जाती है ड्यूरिंग दी डिलीवरी, ठीक है। और जो ये होता है थिकनेस होती है उसकी 12 to 5 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो लेंथ होती है 75 से 20 सेंटीमीटर होगी ना, कम होती जाता है मतलब। और जो थिकनेस होती है वो भी 12 से 5 सेंटीमीटर तक हो जाती है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो वो 12 सेंटीमीटर तक का उसकी थिकनेस होती है, लेकिन धीरे धीरे वो 5 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। और जो वेट होता है उसका डिलीवरी के टाइम में 1000 ग्राम हो जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे फिर 60 ग्राम तक पहुंच जाता है। ये चेंजेज हो जाते हैं उसमें। और प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद जो यूट्रस में जो उसका प्लेसमेंट होता है वो होता है फंडस जो होता है, फंडस ऑफ यूट्रस 5 सेंटीमीटर बिलो, यानी कि जो यूट्रस का जो फंडस होता है वो 5 सेंटीमीटर नीचे फील होता है, अम्बलाइकस के नीचे हो जाता है फंडस उसका यूट्रस का। और या फिर 12 सेंटीमीटर अबव सिम्फेसिस प्यूबिस, आप इसको बोल सकते हैं या तो 12 सेंटीमीटर अबव द सिम्फेसिस प्यूबिस और फंडस और बिलो दी अम्बलाइकस 5 सेंटीमीटर। ये दोनों ही तरीके से आप इसको बोल सकते हैं कि यूट्रस का वो अपनी जगह में इस तरीके से प्लेसमेंट हो जाता है। प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस आफ्टर 24 आवर्स, यानी कि ये तो जस्ट डिलीवरी के बाद था। अब प्लेसमेंट ऑफ आफ्टर 24 आवर्स एट लेवल ऑफ अम्बलाइकस, तो आफ्टर 24 आवर्स में वो अम्बलाइकस में के लेवल पे होता है। उसके बाद है आफ्टर 1 वीक प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस, एक हफ्ते के बाद 7.5 सेंटीमीटर अबव सिम्फेसिस प्यूबिस, सिम्फेसिस प्यूबिस से केवल 7.5 सेंटीमीटर ऊपर रहता है। उसके बाद हो गया आफ्टर 12 डेज, यानी कि जो आफ्टर 12 डेज का मतलब 12 दिन, 2 हफ्ते के बाद फंडस नॉट पेल्पेबल, जो फंडस होता है अगर आप एग्जामिन करेंगे एब्डोमिनल एग्जामिन करेंगे तो वो फील नहीं होगा, यानी कि हार्डनिंग ऑफ जो हार्ड सा फील हो रहा था वो नहीं होगा। प्लेसमेंट साइट एट एंड ऑफ 6 वीक्स, और जो 6 वीक के बाद अगर आप उसका जो प्लेसेंटल जो साइट होती है, प्लेसेंटल साइट जो होती है 1.5 सेंटीमीटर हो जाती है। उसके बाद पोजीशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस आफ्टर 24 आवर्स डिलीवरी रिड्यूस एट रेट ऑफ 1.25 सेंटीमीटर, यानी कि हाफ इंच के 11 दिन अंटिल 11 डेज तक वो क्या होता है उसकी पोजीशन कम होती चले जाती है 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी के बाद से, ठीक है। वो कम होता चला जाता है, साइज़ में रिड्यूस होता चले जाता है। और कंसिस्टेंसी ऑफ द यूट्रस होता है, कैसी उसकी कंसिस्टेंसी रहती, कंडीशन होती है, वो उसकी जो होता है वो फर्म, राउंड और हार्ड होगा आफ्टर द डिलीवरी। अब हो गया वेसल्स, वेसल्स में क्या क्या चेंजेज होंगे वो तो यूट्रस का था। अब वेसल्स में होगा कि जो मायोमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो मायोमीट्रियम जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उससे जो ब्लड होती है वो कॉम्प्रेस होती हैं और वो पोर्स हो जाती हैं, यानी कि पोरस हो जाएंगी। और उसमें क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन है रिलैक्शन हो जाएगा उसमें। उसके बाद उससे क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें ब्लीडिंग जो होगी, ब्लड वेसल्स जो वहाँ पे थ्रम्बोस हो जाता है, थ्रम्बोस हो जाएंगी वेसल्स वहाँ पे, और जिससे कि जो कंट्रोल होगा ब्लीडिंग को वो कंट्रोल करती हैं, जो वहाँ पे थ्रम्बोस फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और विदिन दैम न्यू ब्लड वेसल्स ग्रो, और उसी से क्या होगा न्यू ब्लड वेसल्स ग्रो होने लगती हैं, ठीक है। और जो फाइब्रोलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं वो क्या करेंगे, और फाइब्रोलास्टिक टिश्यू ऑफ ओल्ड ब्लड वेसल्स, जो ओल्ड ब्लड वेसल्स के जो फाइब्रोलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं एंड रिमूव हो जाते हैं बाय द फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स उसको क्या कर देता है, जो डिजेनरेटेड ब्लड वेसल्स होती है उसको वो रिमूव कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वेसल्स के साथ होता है, यानी कि वेसल्स जो होती है वो क्या होती है मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स कॉम्प्रेस होती हैं, क्योंकि वो काफ़ी जो होती है ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो काफ़ी क्या हो जाती हैं, थिकी हो जाती हैं, यानी कि जो उनकी जो इंटीमा होती है ना काफ़ी वो हो जाती है हार्ड, मतलब काफ़ी थिक हो जाती है, जिसके वजह से वहाँ पे क्या होने लगते हैं जो इस मतलब वहाँ से
थ्रम्बोस हो जाएंगी, वहाँ पे वो थ्रम्बोस हो जाती हैं वेसल्स, ठीक है। जब और वो क्या करेंगी, ब्लड को कंट्रोल करेंगी, और जो थ्रम्बोस हो रही है उसी से क्या होता है, ब्लड वेसल्स भी ग्रो होती हैं, न्यू ब्लड वेसल्स ग्रो होती हैं। और जो फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू होते हैं, जो ओल्ड ब्लड वेसल्स के, जो कि डिजेनरेट हो चुके होते हैं, वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं, किसके थ्रू, फेगोसाइट्स के थ्रू। तो ये तो हो गया ब्लड वेसल्स का के में चेंजेस। फिर है प्लेसेंटल साइट में क्या क्या चेंजेस होगा। प्लेसेंटल साइट में ये होगा कि जो इन्वोल्यूशन ऑफ द प्लेसेंटल साइट टेक अप टू 6 वीक्स। ये जो होता है इसको अपने इसका भी जो होता है 6 वीक का टाइम लगता है उसको अपने प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आने के लिए, ठीक है। प्लेसेंटल साइट्स होता है वो गेट एलिवेटेड इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, यानी कि वहाँ पे ऑड सा हो जाएगा, यानी कि वो बाहर आ जाता है डिलीवरी के बाद। जो प्लेसेंटा होता है वो जब बाहर आता है तो जो डेसिडुआ होती है उसका भी कुछ पोर्शन जो होता है वहाँ से ऊपर को उभार सा हो जाता है ना, तो वहाँ पे इट गेट इरेगुलर, तो वो क्या होगा, इरेगुलर होगा। और वहाँ पे थ्रम्बोस वस्कुलर साइनोसॉइड्स हो जाएंगी, साइनसॉइड्स हो जाएंगे, यानी कि वो थ्रोम्बोस वहाँ पे बन जाता है वस्कुलर में, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो थ्रोम्बोस हो जाती हैं, इरेगुलर हो जाती हैं, और जिसके वजह से जो जो ये दीज अंडरगो जो हेलिनाइजेशन होता है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो डेसिडुआ बेसिलस होती है वो शेड ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। और जो जो इसका जो वेस्ट होता है डेसिडुआ का, जो कि प्लेसेंटल साइड जब प्लेसेंटा आउट होता है तो जो डेसिडुआ का भी कुछ लाइनिंग उससे आउट होती हैं, तो जो वो जो ये जो वेस्टेज होता है ये क्या होता है, शेड आउट होता है, बाहर आता है उसमें उस पीरियड में, ठीक है। और एंड इज रिप्लेस बाय द रीजनरेटिव एंडोमेट्रियम, और वो किससे रीजनरेट होता है, एंडोमेट्रियम, यानी कि फिर वहाँ पे वो जो एंडोमेट्रियम बननी शुरू हो जाती है, और वो जो वेस्ट हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है, वो वहाँ पे उसको न्यू जगह वहाँ पे मिल जाता है, यानी कि न्यू एंडोमेट्रियम वहाँ पे ग्रो हो जाती है। तो जो मैंने क्या बताया, प्लेसेंटल साइट का क्या होती है, जो ब्लड वेसल्स में ज़्यादा चेंजेज होते हैं, ठीक है। यानी कि ब्लड वेसल्स में तो चेंज होते ही होते हैं, लेकिन प्लेसेंटल साइट में सबसे ज़्यादा चेंजेज होते हैं। और इसमें जो होती जो इनकी जो इंटीमा होती है ब्लड वेसल्स की, वो थिक हो जाती है, और इससे जो होता है जो कॉन्ट्रैक्शन के कारण वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा। और उसके बाद वहाँ पे जो मैंने बताया कि एक ऑड सा शेप बन जाता है जो इरेगुलर हो जाता है, और कंपोज थ्रम्बोस वस्कुलर को वहाँ पे जो होती है ब्लड वेसल्स को वो थ्रम्बोस कर देगा। और उसके बाद वो जो होती है जो वहाँ पे फिर ये वाली प्रोसेस शुरू हो जाएगी ना, अंडर ये हाइलेनाइजेशन की जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे जो सेल डिस्ट्रॉय हुए थे वो अब वहाँ पे उसका रिप्लेसमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो न्यू ब्लड वेसल्स ग्रो होंगी, और जो डेसिडुआ होता है जो वेस्टेज हो जाती है वो उसकी जो शेड आउट होने स्टार्ट हो जाती है, बाहर आ जाएगी वजाइना के थ्रू। और ये जो होता है ये पीरियड जो होता है पीरियड ऑफ वीक, एंड एक पीरियड ऑफ वीक में ऐसा होता है, एंड इज रिप्लेस बाय द रीजनरेटिंग एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम का फिर से रीजनरेट होगा, ठीक है। दोबारा से वो वहाँ पे न्यू ग्रोथ इसकी हो जाएगी। फिर है लोकिया। लोकिया में क्या होगा, ये तो मैंने शुरू में ही बताया था कि सुपरफिशियल लेयर ऑफ द डेसिडुआ सराउंडिंग द प्लेसेंटल साइट, जो ये सुपरफिशियल लेयर होती है डेसिडुआ की, ठीक है। जो डेसिडुआ होता है वो एंडोमेट्रियम को ही बोला जाता है जिस समय प्रेगनेंसी की स्टेज होती है। तो जो डेसिडुआ होता है इनर लेयर होती है जो यूट्रस की, उसकी जो सराउंडिंग होती है, जो प्लेसेंटल साइड में उसकी सराउंडिंग होती है प्लेसेंटल साइड में, और वो कैसी हो जाती है, नेक्रोटिंग हो जाएगी, नेक्रोस हो जाएगी, और मतलब डिजनरेट हो जाएगी, एंड स्लज ऑफ ड्यूरिंग दी फर्स्ट 5 to 6 days। और वो क्या होती है वहाँ से नेक्रोस होके वो आउट हो जाती हैं, कि वो 5 से 6 दिनों में के ड्यूरिंग फर्स्ट 5 to 6 days होते हैं डिलीवरी के बाद, जो उनमें जो होती है वो आउट होती है, ठीक है। और वजाइनल डिस्चार्ज के थ्रू दिस पोस्टमार्टम वजाइनल डिस्चार्ज मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ ब्लड एंड नेक्रोटिक डेसिडुआ इज कॉल्ड लोकिया। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इसमें ब्लड के संग संग जो होती है नेक्रोटिक डेसिडुआ भी होगी, इसको लोकिया बोलते हैं। फर्स्ट डिस्चार्ज होता है 5 to 6 days आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है। तो ये हो गया लोकिया। उसके बाद हो गया लोकिया
रुब्रा। अब इसके टाइप्स देखिए, तो इसमें हो गया लोकिया रुब्रा, लोकिया सिरोसा और लोकिया अल्बा। तो जो लोकिया रुब्रा होता है उसमें होता है वो जो लोकिया रुब्रा होगा, इसके भी साइड इनके भी बारे में आपको आना चाहिए। जो लोकिया रुब्रा होगा वो ड्यूरिंग प्यूपेरियम फर्स्ट जो डिस्चार्ज होता है उसको बोलते हैं। और ये जो होता है फर्स्ट 4 डेज मीन 3 to 4 डेज तक का वजाइना से आने वाला डिस्चार्ज होता है, लोकिया रुब्रा कहलाता है ये। और इसमें ब्लड के साथ साथ जो होते हैं फिटल मेम्ब्रेन के जो टुकड़े होते हैं ना, मतलब उसके जो शेड्स होते हैं, डेसिडुआ के जो टिश्यूज़ होते हैं, वर्निक कैशियोजा होती है, यानी कि जो बेबी की जो कवरिंग होती है ना, वो वर्निंग कैशियोजा होती है। लेन्यूगो होगा उसका, मिकोनियम भी के भी कुछ पार्ट्स सब्सटेंस हो सकते हैं उसमें। और ये ब्लड का भी, और जो ब्लड होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसमें इनके साथ, ठीक है। तो इसलिए इसका ब्लड के अमाउंट ज़्यादा होने से इसका कलर जो होता है वो रेड होता है, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं वो बाहर आते हैं, इसी को बोलते हैं रुब्रा, लोकिया रुब्रा, और रेड कलर का होता है ये, ठीक है। और जो लोकिया सिरोसा होता है, ये लोकिया सिरोसा जो होता है लोकिया रुब्रा के बाद आने वाला 5 से 10 दिन तक का आने वाला वजाइनल डिस्चार्ज होता है, और ये इसी को लोबिया सिरोसा कहते हैं। और इसका जो कलर होता है ब्राउन टू येलो कलर का होता है, जिसमें कि क्या होता है, ब्लड के साथ साथ जो होते हैं ना WBC यानी कि RBC तो कम होंगे, लेकिन WBC जो होंगे इसमें ज़्यादा होंगे, ठीक है। और ये इसमें नेक्रोटिक डेसिडुआ होगी, सर्वाइकल म्यूकस होगा, और मतलब इसके साथ साथ ब्लड के साथ साथ सर्वाइकल म्यूकस होगा, WBC ज़्यादा होंगी इसमें। और क्या होगा, नेक्रोटिक डेसिडुआ होगी, RBC भी होंगे लेकिन WBC के कंपैरिजन में ये बहुत कम मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो ब्राउनिश टू येलो कलर का जो होता है लोकिया कंटेनिंग, और ये इसमें ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। ब्लड के साथ साथ इसमें ये भी होंगे, WBC होगा, म्यूकस होगा, और सर्विक्स का सर्वाइकल म्यूकस होगा, और नेक्रोटिक डेसिडुआ होगी, इसी को बोलते हैं। ये हो गया 5 से 10 दिन तक का इसका पीरियड रहता है, ठीक है। अब हो गया अल्वा, ठीक है। लोकिया अल्बा क्या होता है, ये टर्बिड वाइटिश डिस्चार्ज कंटेनिंग प्लेंटी ऑफ डेसिडुअल सेल ल्यूकोसाइट म्यूकस, और ड्यूरेशन होगा 10 to 15 डेज का होगा। मतलब कि ये जो लास्ट का जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है ना वो होता है, और मतलब इन तीनों में जो सबसे लास्ट का डिस्चार्ज होता है ये वही होता है। और इसका कलर जो होता है वाइटिश होगा, या येलोइश भी होता है, ये वाइटिश येलोइश भी बोल सकते हैं, येलोइश या वाइटिश येलोइश भी बोल सकते हैं। ये जो डिस्चार्ज होता है ये पेरिनियम के 10 से 15 दिन के बीच में पाए जाने वाला होता है, और ये जो होता है 15 डेज तक आता रहता है, मतलब पाया जाता है। इसमें जो होती है WBC डेसिडुआ सेल म्यूकस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया टाइप ऑफ लोकिया, कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम अब देखते हैं ऑर्डर, रिएक्शन और अमाउंट। तो जो इसका जो ऑर्डर होता है इसमें होगा, इसका जो ऑर्डर होता है ये फिशी स्मेल होती है इसमें, ठीक है। इट हैज़ गॉट पिक्यूलियर ऑफेंसिव फिशी स्मेल होगी इसमें, ठीक है। और इसका जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, स्टार्टिंग में अल्कलाइन नेचर के होते हैं, लेकिन लास्ट टाइम में ये एसिडिक नेचर के हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अल्कलाइन ही लिखा है, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि स्टार्टिंग में ये अल्कलाइन नेचर के होते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं कि लास्ट टाइम में फिर ये एसिडिक नेचर के हो जाते हैं, ठीक है। और इसका अमाउंट तो यही है कि ये 250 ml फॉर फर्स्ट 5 to 6 डेज। और इसका जो अमाउंट होता है स्टार्टिंग में 5 से 6 दिन में ये इसकी जो अमाउंट होता है 250 ml होता है, लेकिन बाद में ये कम हो जाता है। लेकिन हमारी नॉलेज के लिए, मैं आपकी नॉलेज के लिए ये बता दूं कि अब ये अमाउंट में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। कैसे हो सकता है, जो प्री मेच्योर लेबर के जिनका होता है, प्री मेच्योर के समय में इसका जो अमाउंट होता है वो कम हो सकता है, ठीक है। अगर किसी की प्री मेच्योर डिलीवरी हो रही है तो उसमें ये 250 नहीं, उससे कम अमाउंट हो सकता है, ठीक है। और अगर इसी के अपोजिट अगर हम देखें, जैसे कि कुछ पॉलीहाइड्रेमनियाज होते हैं बेबी, और या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं, यानी कि ट्विंस डिलीवरी होती है, तो उसमें इसका अमाउंट क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए वेरी भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये 250 ml इसका 5 to 6 डेज में होता है। उसके बाद हो गया फिजियोलॉजिकल चेंजेस, कंटिन्यू करते हैं। रीजनरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम अगर हम देखें तो, अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, जो ये अभी हमने देखा था ये लोकिया अल्बा, लोकिया सिरोसा, और ये जो वजाइनल डिस्चार्ज हमने देखे थे, इनका फैक्ट बता दूं आपको
कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर आपकी नॉलेज के लिए कभी कोई पूछे तो ये है कि फर्स्ट 4 डेज जो लोकिया जो होता है वो स्टेराइल होता है, ठीक है। यानी कि जब ये इस यूट्रस में होता है फर्स्ट 4 डेज जब ये आउट हो रहा होता है तो वो उस समय फर्स्ट 4 डेज ये स्टेराइल होता है यूट्राइन कैविटी में, ठीक है। लेकिन बाद में ये वजाइनल जो ऑर्गेनिज्म के से कंटामिनेटेड हो जाता है बाद में, ठीक है। और ये जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वजाइनल कैविटी से यूट्राइन कैविटी में अगर वो पहुंच जाते हैं, यानी कि जब ये आउट होना स्टार्ट होता है 4 दिन तक तो ये कैसा रहता है यूट्राइन कैविटी में स्टेराइल लेता है, लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें क्या होता है जो वजाइनल ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे ये कंटामिनेटेड हो जाता है। और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वजाइनल ऑर्गेनिज्म वो वजाइनल कैविटी से क्या करते हैं यूट्राइन कैविटी में भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये कोई इसकी जो प्रेजेंस ऑफ जो बैक्टीरिया ऑफ लोकिया नॉन पैथोजेनिक कंसिडर्ड, ठीक है। लेकिन ये जो प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं लोकिया में ये नॉन पैथोजेनिक कंसीडर किए जाते हैं, मतलब कि इसमें कोई सेप्सिस के साइन नहीं पाए जाते हैं, यानी कि ये हार्मफुल नहीं होते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसके लिए जो हमने अभी पढ़ा था कि जो लोकिया के बारे में कभी ये पूछा जाए तो ये भी एक नॉलेज में आपके होना चाहिए कि फर्स्ट 4 डेज तक ये स्टेराइल होता है। उसके बाद हो गया रीजनरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो रीजनरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम का मतलब हो गया कि इसमें डीपर पार्ट ऑफ द डेसिडुआ दैट कंटेन स्मॉल एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स। तो इसमें क्या होती है एंडोमेट्रियल्स जो ग्लैंड्स होती हैं रिमेन इंटैक्ट रहती हैं, यानी कि जब ये जो एंडोमेट्रियम का जब कुछ पार्ट जो होता है वो जब डिजेनरेट हो जाता है और वो शट डाउन होता है तो इसमें जो ग्लैंड होती हैं वो रिमेन इंटैक्ट रहती हैं, यानी कि इनको कोई नुकसान नहीं होता है एंडोमेट्रियम में जो ग्लैंड रहती हैं। और वो क्या करती हैं वो एक ऐसा सोर्स होती है न्यू लाइनिंग ऑफ यूट्राइन कैविटी, यानी कि यूट्राइन कैविटी को बनाने के लिए वो एक न्यू सोर्स होती हैं, ठीक है। और वो क्या करती हैं कि रिस्टोरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम इज़ रैपिड। तो इसलिए क्या होता है एंडोमेट्रियम की जो रिस्टोरेशन होता है यानी कि उसकी जो वापसी होती है और प्री प्रेग्नेंट स्टेट वाली वो उसका रैपिड होती है वो प्रोसेस, ठीक है। अपने पुराने स्टेट में वो रैपिडली आ जाता है। बाय द 7 डे इज रिजेंबल द नॉन प्रेग्नेंट स्टेट, और 7 डे में वो अपने नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में आ जाता है कंप्लीटली। बाय 16 to 28 डेज इसमें लगते हैं आने में, ठीक है। उसके बाद हो गया सर्विक्स का में क्या चेंजेस होते हैं इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी द सर्विक्स इज फ्लॉपी एंड रैग। तो ये जो होती है फ्लॉपी हो जाएगी, यानी कि फ्लॉपी हो जाती है मतलब वो थुलथुली जिसे बोलते हैं तो लूज़ जैसे बोलेंगे ना लूज़ हो जाना। और कैसी हो जाती है रैग्ड हो जाती है, यानी कि वो जो होती है सर्विक्स फ्लॉपी हो जाएगी रैग्ड हो जाएगी और मतलब लूज थिन और स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है। यानी कि उससे डिलीवरी पास हुई होती है बेबी उससे बाहर आया होता है तो उसका साइज़ में क्या हो जाता है इंक्रीमेंट हो जाता है यानी कि और वो लूज़ हो जाती है, ठीक है। जब वो लूज़ होगी और वो बहुत थिन हो जाती है ना, जैसे आपने पढ़ा था कि जो थिन हो जाती है और उसकी जो लेंथ होती है वो भी कम हो जाती है, तभी तो बेबी बाहर आता है ना, स्ट्रेच हो जाने की वजह से वो थिन हो जाती है। तो ये उसमें चेंजेज होते हैं। तो डिलीवरी के बाद भी उसमें क्या होता है वो थोड़ी लूज़ रहती है थिन रहती है और स्ट्रेच रहती है। इट हैज़ सेवरल स्मॉल टीयर, और उसमें थोड़े स्मॉल टीयर्स हो जाते हैं मतलब जब वो स्ट्रेच होती है तो थोड़े थोड़े उसमें टीयर्स हो जाते हैं, यानी कि थोड़ी थोड़ी वो कट जाती है इंजर्ड हो जाती है, जिससे कि क्या होती है ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, यानी कि वहाँ से जो टिनी ब्लड वेसल्स होती है वो वहाँ से ब्लीडिंग को ब्लीड करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। और ये जो होती है सर्वाइकल जो द सर्वाइकल ऑस क्लोज ग्रेजुअली, और धीरे धीरे जो इंटरनल ऑस होता है यानी कि जो सर्वाइकल ऑस होता है वो धीरे धीरे क्लोज होना स्टार्ट होता है आफ्टर द डिलीवरी। फिर है इसमें फिर से देखें कंटिन्यूस है ये कंटिन्यू। तो इट एडमिट 2 to 3 फिंगर, यानी कि हम इसमें 2 to 3 फिंगर फर्स्ट 4 to 6 डेज जब थोड़ा नैरो होने लगता है इसकी ओपनिंग कम होने लगती है तो जो पहले 4 से 6 दिन होते हैं इसमें 2 फिंगर तक इंसर्ट किया जा सकता है। एंड बाय द एंड ऑफ द 10 to 14 डेज इज डायलेटेड टू बी रियली मोर देन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो इसमें जो 10 to 14 डेज में ये जो एंड ऑफ मतलब जो एंड ऑफ द 10 to 14 डे यानी कि 14 दिन के जो इसका जो डायलेशन होता है डायलेटेड होती है टू बी रियली मोर देन 1 सेंटीमीटर तक ये रह जाती है, ठीक है। यानी कि ये कम होती चली जाता है इसका जो डायलेटेशन होता है, ठीक है। एंड कंटूर ऑफ द सर्विक्स टेक
लॉन्गर टाइम। और जो इसकी जो बनावट होती है सर्विक्स की, जो इसकी जो बनावट है वो कैसी हो जाती है, उसकी लेंथ जो होती है वो 6 वीक्स में क्या हो जाता है, उसमें चेंजेज आ जाते हैं। इस इट रिगेन एंड एक्सटर्नल ऑस नेवर रिवर्ट टू द न्यूली पेरस स्टेट। अब इसमें ये चेंजेज आता है कि जो इसकी जो लेंथ थी वो भी क्या हो जाएगी सर्विस की, वो भी अपनी जगह में प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आ जाएगी 6 वीक के अंदर। लेकिन जो इंटरनल ऑस होता है वो न्यूली पेरस स्टेट में नहीं आ सकता, यानी कि प्री प्रेग्नेंट स्टेट जो होती है उसकी वो उसमें बिल्कुल से ऐसा नहीं हो पाएगा कि वो पुरानी स्टेट में आ जाए। थोड़े बहुत उसमें चेंजेस आते हैं लेकिन बिल्कुल से न्यूली पेरस स्टेट नहीं होती है। और जो पैरस सर्विक्स होती है नेवर लुक लाइक द नॉन पैरस सर्विस, ठीक है। जो नॉन पैरस सर्विस होती है उसके अकॉर्डिंग वो नहीं होती है पैरस सर्विस, यानी कि जो डिलीवरी के बाद की जो सर्विक्स होती है वो डिलीवरी से पहले वाली स्टेट में एकदम से नहीं आ पाती है, ठीक है। और जो एक्सटर्नल ऑस नाव इज स्लिट नॉट अ डिम्पल। और जो एक्सटर्नल ऑस होता है वो तो उसमें जो एक स्लिट सा हो जा नाव इज अ स्लिट टाइप हो जाएगा, एक उसमें पॉकेट टाइप हो जाएगी, बट उसमें एक जो डिम्पल टाइप होता है वो नहीं होगा जो कि प्री प्रेग्नेंट स्टेट में होता था। तो ये इसमें एक थोड़ा चेंजेज आता है कि एकदम से नॉन पैरस सर्विक्स नहीं हो पाती है। उसके बाद हो गया वजाइना। आफ्टर द डिलीवरी वजाइना इज स्पेशियस स्मूथ वॉल कैविटी विथ पुअर टोन, ठीक है। डिलीवरी के बाद जो वजाइना होती है उसमें क्या चेंजेज आएगा कि ये ब्रॉड हो जाएगी और मतलब वाइड हो जाएगी, और इसमें जो वाइड हो जाएगी और इसमें कुछ स्मूथ एंड वॉल कैविटी जो होती है इसकी पुअर टोन हो जाएगी, यानी कि ये वाइड होगी और स्मूथ होगी। इसमें जो इसकी जो वॉल होगी वो उनकी टोन जो होती है वो भी वीक हो जाती है। ग्रेजुअली द वस्कुलरिटी एंड एडिमा, और धीरे धीरे ये स्वेल्ड हो जाती है। जो इसकी जो स्वेलिंग होती है वो धीरे धीरे कम होती चले जाती है बाय द 4th वीक ऑफ अर्ज रिपेयर। और जो अर्ज होते हैं, जो इसमें जो र्यूज होते हैं, यानी कि 4 वीक तक का जो रक्स होते हैं वो रिपेयर हो जाते हैं। यानी कि रक्स मतलब होते हैं जो फोल्ड बने होते हैं ना, तो वो जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। यानी कि धीरे धीरे वजाइना में जो चेंजेज आया होता है वो धीरे धीरे अपने उसमें पूरे तरीके से नहीं आ पाती प्री प्रेग्नेंट स्टेज में, लेकिन थोड़ी बहुत उसमें जो होती पुरानी स्टेट में वो आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हो गया मेनिस्ट्रेशन एंड ओवुलेशन। मेनिस्ट्रेशन एंड ओवुलेशन में क्या हो गया, इन नॉन लैक्टेटिंग वुमेन मेंस रिटर्न बाय 6th वीक। ये जो नॉन लैक्टेटिंग वुमेन होती हैं इनकी जो मेनिस्ट्रल पीरियड होता है वो रिटर्न हो जाता है 6 वीक। जो इन नॉन लैक्टेटिंग वुमेन यानी कि जो मिल्क नहीं पिला रही होती हैं बच्चों में ना, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही होती हैं, तो उनका जो मेंसेस पीरियड होता है वो रिटर्न हो जाता है, मतलब वो आने लगता है उनको मेंसेस किस में 6 वीक्स का टाइम के बाद उनका आने लगेगा। उसमें उनका पिप्यूरियम के बाद उनका जो मेंसेस पीरियड है वो हो जाएगा। और जो लैक्टेटिंग वुमेन होती है जो मिल्क बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा रही होती हैं, रिटर्न जो उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है और जो ओवुलेशन होता है वो लेट होता है, ठीक है। दोनों ही उनका लेट होता है, ठीक है। और इसको जो होता है नेचुरल इसमें वो इसको जो होती है नेचुरली जो होती कॉन्ट्रासेप्टिव भी मेथड भी बोल सकते हैं। इन देम द मेंसेस रिटर्न वेरिंग फ्रॉम एज अर्ली एज सेकेंड टू एज लेट 8th मंथ आफ्टर द डिलीवरी। इन दैम मेंसेस जो रिटर्न होती है वो वेरी करती है कि वो मतलब मिल्क पिला रही हैं, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं या नहीं करा रही हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से वो डिलीवरी के बाद 8 मंथ तक का उसमें सेकंड से लेके 8 महीने तक का टाइम होता है जिसमें कि वो डिलीवरी स्टार्ट हो जाती है। किसी में अर्ली होती है और किसी में बाद में होती है। जो फीड करा रही होती है उसमें बाद में 8 महीने के बाद भी डिलीवरी मेंसेस होती है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल। जब ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो जो प्रोलैक्टिन जो लेवल होता है वो हाई हो जाता है, जिससे कि क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा ओवरीज में, इनहिबिट ओवरी रिस्पॉन्स टू FHS, यानी कि जो ओवरी का जो रिस्पॉन्स होता है FHS के लिए यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स होता है उसके लिए जो उसका रिस्पॉन्स होता है वो इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वो इनहिबिट होगा और क्या होगा, सप्रेसेस द रिलीज ऑफ LH। और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होते हैं
वो भी उसका भी जो रिलीज़ होना होता है वो सप्रेस हो जाता है, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और उससे क्या होगा कि लेस फॉलिकल ग्रोथ, उससे उसके वजह से जो हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा है, रिलीज ही नहीं हो रहा है, तो जो फॉलिकल ग्रोथ होती है वो कम हो जाएगी। एंड नो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज, नो मेनिस्ट्रल, और जब वो भी नहीं है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स नहीं है, तो मेनिस्ट्रल साइकिल भी और ओवुलेशन का प्रोसेस भी नहीं होगा। तो इसलिए ये एक इसमें डाल दिया है ताकि आपको इसकी नॉलेज हो कि क्यों लेट होता है मेनिस्ट्रल साइकिल आफ्टर द डिलीवरी लेट, जो कि डिलीवरी जो कि बेबी को क्या करा रही होती है, फिट करा रही होती है, तो उनका लेट होता है। अब वो क्या, पेरिनियम। तो पेरिनियम में क्या क्या चेंजेज होते हैं, इसमें होता है कि जो पेरिनियम मसल्स होती हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं और ब्रूज्ड हो जाती हैं, यानी कि तो मसल्स होती हैं वो थोड़ी इंजर्ड भी हो जाती हैं क्योंकि वो स्ट्रेच होती हैं, ठीक है। और जो पेरिनियम जो होता है मे बी इंटैक्ट बट स्टिल एडिमेटस, वो इंटैक्ट तो रहता है, अपनी जगह में रहेगा, लेकिन वो स्वेल्ड हो जाता है, ठीक है। और एथमेटिस हो जाएगा उसमें, और अनकम्फर्टेबल, यानी कि अनकम्फर्टेबल भी हो जाएगा, और उसकी जो स्किन कलर भी थोड़ा रेडनेस हो जाएगी, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, और उसको पेन भी फील होगा वुमेन को, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ स्कार इन केस ऑफ एपिजोटमी इज गिवन, अगर एपिजोटमी दी है तो वहाँ पर स्कार भी दिखेगा, यानी कि उसको स्कार का निशान भी उसमें प्रेजेंट होगा। फिर है ओवरीज। ओवरीज में क्या चेंज होगा, ओवरीज में होगा कि ये जो होती हैं ओवरीज ग्रेजुअली रिज्यूम प्री प्रेगनेंसी साइकिल बिकॉज ऑफ ड्रॉप इन प्लेसेंटल लेवल, ठीक है। और ये जो होती हैं ओवरीज भी धीरे धीरे अपनी प्री प्रेगनेंसी स्टेज में आ जाती हैं, और ये प्री प्रेगनेंसी साइकिल इसमें स्टार्ट होने लगता है धीरे धीरे, जो पहले वाला साइकिल था वो इसमें अपना काम ये करने लगती हैं, क्योंकि जो ये प्लेसेंटल जो लेवल होता है वो ड्रॉप हो जाता है, यानी कि ये अपने पुराने वाले सरफेस में आ जाती हैं और अपना पुराना काम स्टार्ट करने लगती हैं धीरे धीरे। ब्रेस्ट में क्या चेंजेज होगा, जो कोलेस्ट्रॉम होगा वो सिक्रीट होगा फर्स्ट फ्यू डेज में, तो कोलेस्ट्रॉम सिक्रीट होता है, यानी कि मीन 3 डेज तक कम से कम जो होता है कोलेस्ट्रॉम माना जाता है जो ब्रेस्ट से सिक्रीट होता है। और बेबी को जब फीड कराते हैं, जो जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, ठीक है, जो कि कुछ दिन तक आता है। और जो ब्रेस्ट रिमेन सॉफ्ट टेंडर फॉर एटलीस्ट 3 डेज, और 3 डेज तक तो ब्रेस्ट में कोई चेंजेस ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, वो रिमेन सॉफ्ट ही रहते हैं और हार्ड टेंडर ही रहते हैं, यानी कि पेन तो होता है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है उनमें। और आफ्टर दैट बिकॉज द इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल, जब उनका जो आफ्टर दैट यानी कि उसके बाद जब उनका प्रोलैक्टिन लेवल जो होता है वो जब बढ़ जाता है, तो ब्रेस्ट बिकम फर्म टेंडर एंड मिल्क सप्लाई इज स्टार्टेड, तो ब्रेस्ट क्या हो जाएंगे, टेंडर हो जाते हैं, यानी कि उसमें पेन फील होगा, और वो सॉलिड भी हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे, हार्ड से होने लगते हैं, और मिल्क उसमें सप्लाई जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इंगॉज हो जाते हैं, और जब उसमें ज़्यादा ब्लड वो फिलो जो ये फिजियोलॉजिकल इंगेज ये जो इंगॉजमेंट होता है अकर ड्यू टू इंक्रीज फ्लो वीनस लिम्फेटिक कंजेशन, यानी कि जब उसमें क्या होता है ओवरफिल हो जाते हैं वो मिल्क से, तो उसमें क्या होगा, ओवरफिल हो रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है उसमें इंगॉजमेंट हो जाता है, यानी कि वो ओवरफिल हो जाते हैं, ठीक है। और दिस रिमेन फॉर 24 to 48 आवर्स एंड और रिसॉल्व ऑन सकिंग बाय बेबी, और ये कैसे रहते हैं 24 से मतलब 24 to 48 आवर्स तक ये टेंडर ही रहेंगे, इंगॉज रहेंगे, यानी कि भरे हुए रहते हैं, फिल रहते हैं मिल्क से। और ये तब रिलीज होते हैं जब बेबी उसको सक करना स्टार्ट करता है, फीड करना कम लेना शुरू कर देता है, तो ये अपने आप ही इसका जो प्रॉब्लम होती है वो शॉर्ट आउट हो जाती है। फिर है लैक्टेशन। तो लैक्टेशन में क्या होगा कि लैक्टेशन क्या है कि लैक्टेशन इज़ द इन्फ्लुएंस बाय द सकिंग द बेबी, यानी कि जब बेबी जब सक करने लगता है तो लैक्टेशन जो होता है वो इन्फ्लुएंस होता है इसका प्रोसेस, ठीक है। ऑल्सो मैटरनल इमोशनल लैक्टेशन इस्टेब्लिश, और जो जो मैटरनल और जो इमोशन होते हैं बेबी से मदर का, वो इमोशन भी इसमें इस्टेब्लिश हो जाते हैं लैक्टेशन पीरियड में, ठीक है। और लैक्टोजेनेसिस तो हमने पहले ही पढ़ा था कि लैक्टोजेनेसिस का मतलब होता है मिल्क का स्टार्टिंग होना, और विच अकर ड्यूरिंग लेटर वीक ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद हो गया येलोइश इन कलर होता है, प्री मिल्क सब्सटेंस होंगे, हाई इन प्रोटीन होगा, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉम के कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बोल रही हूँ अभी, कोलेस्ट्रॉम जो फर्स्ट मिल्क होता है मिल्क से पहले वाला, तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो येलो कलर का होता है, और ये मिल्क से पहले का सब्सटेंस होता है, और इसमें प्रोटीन का लेवल बहुत हाई होता है, और इसमें एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट रहते हैं।
तो एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कोलोस्ट्रम की। देखिए, फोर मिल्क होगा और हिंड मिल्क होगा। तो जो फोर मिल्क होता है उसमें क्या होता है, बिगनिंग ऑफ फीडिंग, ये जो होता है बेबी के स्टार्टिंग वाला जो बिगनिंग वाला फीड होता है वो होता है जब बेबी क्या करता है, फीड लेना स्टार्ट करता है। तो जो फर्स्ट मिल्क उसको वो लेता है उसको बोलते हैं हिंड मिल्क। और मिल्क एट द एंड ऑफ फीडिंग, और जो एंड फीडिंग का एंड मिल्क होता है उसको बोलते हैं हिंड मिल्क, ठीक है। और ये जो होता है इसमें लेस फैट होता है, फोर मिल्क में कम फैट होता है, और हाइंड मिल्क में क्या होता है, इसमें मोर फैट होता है, यानी कि ज़्यादा फैट होगा हाइंड मिल्क में, और जो फोर मिल्क होगा उसमें कम होगा। और इसमें क्या होगा, जो फ्लो इसका कैसा होगा, फास्टर रेट होगी। जो फोर मिल्क की जो रेट होगी वो ज़्यादा तेज़ होगी, जबकि जो हाइंड मिल्क की जो रेट होती है वो बहुत कम होती है। और इसमें जो होती कैलोरी बहुत कम होती है फोर मिल्क में, और इसमें जो होती है हाइंड मिल्क में कैलोरी ज़्यादा होती है। तो ये इस दोनों में करेक्टरिस्टिक्स है, दोनों टाइप के मिल्क में, फोर मिल्क और हाइंड मिल्क। उसके बाद हो गया फिजियोलॉजिकल चेंजेस, अदर जो अभी इसके पहले हमने देखे थे वो ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के चेंजेस थे। अब जो अदर हैं वो है पल्स। इसमें क्या होता है, ये इट इज़ अनस्टेबल होती है कुछ दिनों तक के लिए, और पल्स इज लाइकली टू बी रेज, और ये ज़्यादा रेस हो जाती है कुछ दिनों तक की, क्योंकि फ्यू आवर्स आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी के कुछ आवर्स तक ये तेज होगी अपनी नॉर्मल से। और ऑन द सेकंड डे में इट में गेट स्लो डाउन ड्यू टू रेस्ट, फिर उसको रेस्ट मिल जाता है मदर को, तो ये क्या हो जाती है, धीरे धीरे अपने नॉर्मल स्टेट पे आ जाती है। आफ्टर थर्ड डे इट रिटर्न टू नॉर्मल, और वो धीरे धीरे फिर अपनी नॉर्मल स्टेट पे आ जाती है थर्ड डे से, ठीक है। और टेम्परेचर क्या होगा, आफ्टर द डिलीवरी देयर में बी अ स्लाइट राइज, ये ज़्यादा डिलीवरी के बाद थोड़ा सा बढ़ा हुआ हो सकता है टेम्परेचर, क्योंकि जो नॉर्मल और ये होता है विच कम्स डाउन टू नॉर्मल विद इन 12 आवर्स, और 12 घंटे के अंदर ये नॉर्मल होने लगता है। देयर में भी लिटिल राइज टेम्परेचर ऑन द थर्ड डे ड्यू टू ब्रेस्ट इंगॉजमेंट। क्यों होता है, क्योंकि ब्रेस्ट इंगॉजमेंट की वजह से टेम्परेचर क्या होता है वो बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। और जब इंगॉजमेंट ख़त्म हो जाता है तो फीवर भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर है ब्रेस्ट, जो ब्लड प्रेशर होता है कैसा होगा, इट शुड बी स्टेब्लिश विद इन द रिल्म ऑफ नॉर्मल, यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी धीरे धीरे अपने नॉर्मल होना स्टार्ट होता है, क्योंकि ये जो होता है ड्यू टू ब्लड मतलब जो ब्लड की जो वेस्टेज होता है, यानी कि जो ब्लड लॉस हुआ होता है ड्यू टू ब्लड लॉस ड्यूरिंग द डिलीवरी, उससे क्या होता है ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, यानी कि नॉर्मल से थोड़ा कम रहेगा। तो इसलिए जो होता है जब इसका टाइम आता है, किसका, जब नॉर्मल कंडीशन होती है, मदर को रेस्ट मिल जाता है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है जैसा कि ये पहले था। तो उसके बाद हो गया अदर में आ गया यूरिनरी ट्रैक्ट। इसमें ये द ब्लडर में बी ओवर डिस्टेंडेड विदाउट एनी डिज़ायर, यानी कि बिना यूरिन की महसूस हुए, बिना फीलिंग ऑफ यूरिन, उसको क्या रखता है, यूरिन उसका जो ब्लडर होता है वो डिस्टेंडेड रहता है, यानी कि भरा हुआ सा उसको लगेगा। टू प्रेशर बिकम ऑफ द इंटेंस, क्यों 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 डिज़ायर टू पास यूरिन, यानी कि यूरिन पास की उसको डिज़ायर नहीं है, लेकिन फिर भी उसको क्या लग रहा है, यूरिन भरा हुआ लग रहा है, क्योंकि उसको क्या मिल रहा है, प्रेशर हो रहा है, रेज प्रेशर ड्यू टू द ट्रॉमा सस्टेन टू नर्व प्लेक्सस ड्यूरिंग डिलीवरी, यानी कि जो ये है यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या होगा कि जो प्रेशर पड़ रहा है ब्लडर पे, ठीक है, उसके वजह से क्या होता है, जो नर्व प्लेक्सस होते हैं उसमें ट्रॉमा हो सकता है, और ट्रॉमा होने की वजह से उसको ये फीलिंग आती है डिज़ायर की, ठीक है, ब्लडर उसकी डिस्टेंडेड की फीलिंग रहती है। और देयर कैन बी स्टैग्नेशन ऑफ द यूरिन विच कैन कॉज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इन पिपेरियम। और पिपेरियम पीरियड में क्या हो सकता है कि जो यूरिन का जो स्टैग्नेशन होता है, यानी कि जो यूरिन ठीक से रिमूव नहीं हो पाती है, उसको डिज़ायर रहती है यूरिन की, और वो हर समय डिस्टेंडस फील करती है अपना ब्लडर, यूरिन उसको ठीक से पास नहीं हो पाता ड्यू टू एनी इंजरी इनटू द नर्व प्लेक्सस में कुछ इंजरी हो सकती है, इसके वजह से ब्लडर में भी उसका ओवर डिस्टेंडेड रहता है, और यूरिन प्रॉपरली एम्प्टी नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस यूरिन के मतलब रिटेन रहने से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के भी
कारण हो सकते हैं। फिर है लैक्टोसूरिया इन फ्रीक्वेंट ड्यूरिंग फर्स्ट वीक, और जो फर्स्ट वीक होता है उसमें लैक्टोसूरिया का जो देखने को मिलता है। लैक्टोसूरिया का मतलब हो गया प्रेजेंस ऑफ लैक्टोजन इन यूरिन, ठीक है। मतलब लैक्टोजन का मतलब हो गया लैक्टोज का मतलब हो गया मिल्क शुगर, ठीक है। तो जो लैक्टोज होता है, लैक्टोसूरिया मतलब लैक्टोज का प्रेजेंस होना यूरिन में, उसको बोलते हैं लैक्टोसूरिया, ठीक है। डायूरेसिस अकर, ठीक है। और क्या होगा, उसको डायूरेसिस होगा, और प्रोटीनूरिया होगा। प्रोटीनूरिया मतलब प्रोटीन का जो अमाउंट होता है वो प्रेजेंट होता है कुछ केसेस में यूरिन में, ठीक है। बट डिसअपियर विद इन 2 डेज, लेकिन सेकेंड डेज तो ये डिसअपियर हो जा हो जाता है। और डायलेटेड यूरिटर डायलेट हो जाएंगी, और रीनल पेल्विस जो होता है वो भी डायलेट होगा, लेकिन रिटर्न हो जाएगा नॉर्मल बाय 8 वीक। 8 वीक में वो नॉर्मल हो जाता है, मतलब प्रिपेरियम पीरियड में, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर ग्रेजुअली रिगेन इट्स टोन, और जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो धीरे धीरे अपनी टोन को वापस उसकी टोन वापस धीरे धीरे मिल जाती, जो कि प्री प्रेग्नेंट स्टेट में होती है। तो यानी कि हमने देखा कि जो ये यूरिनरी ट्रैक्ट था, इसमें भी बहुत कुछ चेंजेस थे जो ब्लैडर में हुए थे, क्योंकि नर्व प्लेक्सस में इंजरी हुई थी, और उसके वजह से जो यूरिन था वो रिटेन था, और जिसके वजह से यूरिन रिटेंशन की वजह से क्या था, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कॉजेज कारण हो जा रहा था। और लैक्टोजन के वजह से, जो प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज के वजह से लैक्टोसूरिया बोलते हैं, जो कि यूरिन में प्रेजेंट रहता है ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ डिलीवरी। और जो डायूरेसिस भी होता है, और यानी कि यूरिन का उसको बार बार महसूस होगा, यूरिन आ रहा है। और प्रोटीन का जो अमाउंट होता है वो भी यूरिन में प्रेजेंस होगा, डिसअपियर होगा विद इन सेकेंड डेज। तो ये हमने सारा देखा था। और यूरिनरी जो यूरिटर्स होते हैं, और रीनल पेल्विस होता है वो डायलेट हो जाता है, यानी कि अपने नॉर्मल साइज से ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, नॉर्मल जो होगा ये अपने नॉर्मल बैक में प्री स्टेट में आएगा। 8 वीक ऑफ उसमें आएगा, 8वें वीक में ये जो होता है 8 वीक तक का ये क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में आता है। और यूरिनरी जो ब्लैडर होता है वो ग्रेजुअली अपनी टोन को भी रिगेन कर लेता है। उसके बाद हो गया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में क्या क्या चेंजेज होंगे। देयर इज़ लॉस ऑफ फ्लूइड ड्यूरिंग लेबर, तो इसमें क्या होगा, लेबर के समय में इसमें काफ़ी चेंजेस मिलते हैं, क्योंकि फ्लूइड लॉस होगा इन द लोकिया के वजह से, डायूरेसिस की वजह से, और पस्पायरेशन की वजह से, विच रिजल्ट इन इंक्रीज थर्स्ट। और क्या होगा, इसके वजह से उसको काफ़ी प्यास लगेगी ड्यूरिंग अर्ली पिपेरियम, मतलब अर्ली पिपेरियम में, ठीक है। पिपेरियम जब स्टार्ट होता है तो काफ़ी जो मदर्स होती हैं वो पानी की जो होती है उनको प्यास लगती है, क्योंकि इतना सारा उनका जो होता है फ्लूइड लॉस हुआ होता है। और कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो अकर, कॉन्स्टिपेशन की भी कंप्लेन रहती है ड्यू टू स्लाइड इंटेस्टाइनल पैरासिस, जो पैरेसिस होती है, एंड लैक ऑफ टोन ऑफ द पेरिनियल। और पेरिनियल भी जो पेरिनियम एरिया होता है वहाँ पर भी काफ़ी, मैंने आगे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि उसमें भी चेंजेज आते हैं, जिसकी वजह से उसकी टोन जो होती है वो वीक हो जाती है। एब्डोमिनल मसल्स की टोन भी क्या हो जाती है, वो वीक हो जाती है, उनकी टोन में कमी आ जाती है। और इंटेस्टाइनल पैरेसिस हो जाता है। पैरेसिस, इंटेस्टाइनल पैरेसिस का मतलब हो गया कि जो मसल्स मूवमेंट होती हैं वो हैज़ बिकम वीक एंड इम्पेयर हो जाती है इंटेस्टाइन की, ठीक है। तो ये हो सकती है। और कभी कभी इसको समटाइम इट्स रेफर माइल्ड पैरालिसिस, इसको माइल्ड पैरालिसिस के नाम से भी कभी कभी जाना जाता है। तो ये हो गया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के चेंजेस। फिर है वेट लॉस, देयर इज अराउंड 4 kg लॉस ड्यू टू द डिलीवरी ऑफ फिटस। जब फिटस की डिलीवरी हो जा रही है, प्लेसेंटा भी उसका आउट हो जाता है, लिक्कर भी उसका निकल जाता है सारा, यानी कि जो एमनियोटिक फ्लूइड का जो वेट होता है, प्लेसेंटा का जो वेट होता है, फिटस का वेट होता है, उन सबको मिला के जो वुमेन होती है उसका कम से कम 4 kg वेट जो होता है वो लॉस होता है, ठीक है। और इन एडिशन टू थिन 3 kg, इन एडिशन टू दिस 3 kg ऑफ फर्दर लॉस ड्यूरिंग पिपेरियम ड्यू टू द डायूरेसिस। और उसके अलावा भी जो होता है 3 kg जो होता है फर्दर, उसके बाद भी जो होता है 3 kg और उसका लॉस होता है ड्यूरिंग पिपेरियम पीरियड, क्योंकि डायूरेसिस की वजह से। और इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस का भी इन्वोल्यूशन होता है, जो कि मैंने बताया था। और एक बात और बता दूं, इन्वोल्यूशन से मुझे याद आया कि जो एक तो इन्वोल्यूशन होता है ना, जिसमें कि मैंने बोला था कि जो अपने जो ऑर्गन होते हैं वो नॉर्मल उसकी
प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आते हैं ना, उसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन। ठीक है, एक होता है सब इन्वोल्यूशन। सब इन्वोल्यूशन का मतलब होता है, सब इन्वोल्यूशन का मतलब होता है कि अगर वुमेन के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं पिप्यूरियम से पहले वाली जो कंडीशन होती है उसमें वापस नहीं आ पाते हैं ना, तो इस कंडीशन को कहते हैं सब इन्वोल्यूशन। कभी ये भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको बताना होता है। तो इन्वोल्यूशन में और सब इन्वोल्यूशन में यही डिफरेंट है कि इन्वोल्यूशन में जो वुमेन के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है डिलीवरी के बाद वो अपने वाली जो पुरानी वाली जो कंडीशन होती है उसमें आ जाते हैं, अपने पिप्यूरियम वाले पिप्यूरियम पीरियड में अपनी पुरानी प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी से पहले थे, उसे बोलते हैं इन्वोल्यूशन। सब इन्वोल्यूशन उसे बोलते हैं कि जब रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं वो अपने पहले वाली कंडीशन में यानी कि प्री प्रेग्नेंट स्टेट में नहीं आ पाते हैं, ठीक है, अपने पिप्यूरियम पीरियड में, तो उसको बोलते हैं सब इन्वोल्यूशन पीरियड। फिर उसके लिए आगे को उसका चेकअप होगा और ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो अब हम देखते हैं वेट लॉस भी मैंने बता दिया कि इसमें 3 kg फर्दर और होगा जो कि डायरेसिस के वजह से होगा, और इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस यानी कि यूट्रस का जो होता है कहाँ 1000 ग्राम तक हो जाता है, 1000 ग्राम तक हो जाता है, और फिर उसके बाद पिपेरियम पीरियड में वो 60 ग्राम हो जाता है, तो इतना वेट तो वैसे ही उसका और कम हो जाएगा। तो फिर हो गया ब्लड, जो कि अच्छा है वेट लॉस होना। तो फिर हो गया ब्लड वैल्यूज़। तो ब्लड वैल्यूज़ में हम देखते हैं कि देयर इज़ द स्लाइट डिक्रीज ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, क्योंकि इसमें जो ब्लड का वॉल्यूम होता है थोड़ा कम हो जाता है आफ्टर डिलीवरी। क्यों हो जाता है? क्योंकि डिहाइड्रेशन भी होता है, इतना ज़्यादा लॉस होता है उसका फ्लूइड, ब्लड लॉस होता है, तो उसकी वजह से ये ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। और हीमोग्लोबिन और हेमेटोक्रिट फ्लक्चुएट होते हैं, तो हीमोग्लोबिन भी इसमें जो होता है वो फ्लक्चुएट होगा। हीमोग्लोबिन का मतलब क्या हो गया? ये जो होते हैं ये इट इज़ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आरबीसीज में रहते हैं, इन द आरबीसीज, एंड दैट कैरीज द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, लंग से ऑक्सीजन को कैरी करते हैं ना, हीमोग्लोबिन ही तो होते हैं जो कि आरबीसीज में जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आरबीसी में रहते हैं, और वो वही क्या करते हैं O2 को कैरी करते हैं लंग से। ठीक है, और ये भी कम हो जाते हैं, और हेमेटोक्रिट भी जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। हेमेटोक्रिट का मतलब हो गया कि रेशियो जो होता है वॉल्यूम ऑफ आरबीसी टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड में जो आरबीसीज होते हैं वो उनका रेशियो कम हो जाता है। ठीक है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। देयर फॉल इन ड्यू टू ब्लड लॉस। क्यों होता है? क्योंकि जो लेबर में जो ब्लड लॉस होता है, लेबर के प्रोसेस में ब्लड का लॉस होता है काफ़ी, उसके वजह से ये कम होता है। ब्लड लॉस क्यों होता है वो हमने प्रीवियस स्लाइड में देख लिया है। तो द ब्लड वॉल्यूम रिटर्न टू द नॉन प्रेग्नेंट लेवल बाय द सेकेंड वीक, और ये सेकेंड वीक तक का धीरे धीरे अपने नॉर्मल प्री प्रेग्नेंट लेवल पे आना स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का जो होता है इंक्रीज इन लेबर, ये जो होता है कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, पीक में पहुंच जाता है 60% तक का। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी, डिलीवरी के जस्ट बाद जो होता है ये 60% तक पीक में पहुंचता है, यहाँ तक ये पहुंच जाता है मतलब कार्डियक आउटपुट। ठीक है, और ब्लड वॉल्यूम जो होता है इसमें डिक्लाइन होता है बाय द डायरेसिस, और ऑन सेकेंड और थर्ड डे डायरेसिस की वजह से ब्लड वॉल्यूम कम होता जाता है, और इट रिटर्न टू नॉर्मल बाय थर्ड डे। ठीक है, थर्ड डे में ये नॉर्मल होता है, और रेस्पिरेशन में कोई भी नोटिसेबल चेंजेस नहीं देखे जाते, यानी कोई भी चेंजेस इसमें कोई नोट नहीं किए जाते हैं। और इंटीग्यूमेटरी सिस्टम में क्या होता है कि द स्किन चेंज विच वर कॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टार्ट रिसेडिंग। ठीक है, ये जो होती है जो स्किन चेंजेज हो जाते हैं इसमें कुछ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि स्टार्ट होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से। ठीक है, तो इंटीग्यूमेटरी सिस्टम में मतलब यानी कि ग्रेजुअली ना, एकदम से तो नहीं, इमीडिएटली नहीं होते, यानी धीरे धीरे प्रेगनेंसी स्टेट से इसमें स्किन में चेंजेज आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और क्यों हो जाते हैं? प्रेगनेंसी की वजह से। एक तो होती है स्ट्राई ग्रेविडम हो जाता है, मे फेड टू सिल्वरी कलर इन लाइट स्किन। यह जो स्ट्राई ग्रेविडम होता है ये होता है स्कार होती है, यानी कि एक लाइन सी बन जाती है, जो वो स्कार ग्रेविडम बोलते हैं उसको, जो कि एब्डोमेन के आपने देखा होगा लाइन बन जाती है। और उसमें क्या होता है कि ये फेड भी हो जाती है, जो कि उनमें फेड हो जाती है, यानी कि हल्की हो जाती है टू सिल्वरी, जो सिल्वरी कलर की हो जाएगी, फेड हो जाएगी, सिल्वरी कलर की हो जाएगी, किसमें? जो लाइट स्किन वुमेन होती है। ठीक है, बट रिमेन डीपर ऑन डार्क स्किन। जो डार्क
स्किन कलर होती हैं उनमें ये डीपर रहती हैं, यानी कि डार्क ही रहती हैं। और जो लीनिया नाइग्रा होती है, लीनिया नाइग्रा भी क्या होती है, वो एक डार्क वर्टिकल लाइन होती है जो कि अपीयर होती है डाउन द सेंटर ऑफ अ वुमेंस एब्डोमन। ठीक है, जो वुमेन का जो एब्डोमन होता है उसके नीचे जो सेंटर होता है उसमें वो देखने को मिलती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, उसको बोलते हैं लीनिया नाइग्रा। ठीक है, ये डार्क वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, तो ये जो होती है ये भी डार्क होती है, और ये भी क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। और जो एलोरा जो होती है वो भी, जो एरियोला होती है वो भी डार्क कलर की हो जाती है, लीना नाइग्रा भी डार्क कलर की हो जाती है। फिर धीरे धीरे ये इनकी जो डार्कनेस होती है, यानी कि जो ये लाइट होने लगती है। इन सम ट्रेसेस विल प्रेजेंट, और कुछ किस में ये क्या रहता है, ये कहीं कहीं देखा जाता है कि ये प्रेजेंट भी रहती है, मतलब ये हल्की नहीं होती है। और जो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, आफ्टर डिलीवरी वुमेन फील फटीग, यानी कि जो डिलीवरी के बाद वुमेन काफ़ी थकान महसूस करती है, क्योंकि ड्यू टू पुशिंग टेक्निक, क्योंकि जब उसने नॉर्मल डिलीवरी में बेबी को पुश करने में जो अपनी स्ट्रेंथ लगाई थी उसके वजह से वो काफ़ी थकान महसूस करती है। ठीक है, शी फील एक इन आर्म, वो अपने हाथों में, शोल्डर में और पेरिनियल मसल्स में क्या करती, काफ़ी पेन फील करती है। ठीक है, पेन फील करती है। और एब्डोमिनल मसल्स हैव लेस टोन एंड रिजल्ट इन सॉफ्ट फ्लॉबी एब्डोमन। जो एब्डोमन मसल्स होती हैं वो भी, उनकी टोन कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी फ्लॉबी हो जाता है, यानी कि थुलथुला टाइप का, और सॉफ्ट हो जाता है एब्डोमन। ठीक है, और उसकी जो जॉइंट होती है, स्पेशली सिम्फेसिस प्यूबिस की, ठीक है, में सेपरेट स्लाइटली ड्यूरिंग द लेबर के समय में वो स्लाइटली क्या होती है, सेपरेट होती है, तभी तो बेबी इजीली बाहर आता है, उसको वो हेल्प करती है स्लाइटली, मतलब सेपरेट होके। ठीक है, कॉजिंग पेन डिस्कम्फर्ट, जिसके वजह से मदर को क्या होता है, पेन होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है। एंड इस्टेब्लिश बाय 6 to 8 वीक, और उसमें भी क्या होता है, उसको इस्टेब्लिश होने में 6 to 8 वीक लग जाते हैं। तो ये तो हो गया मसल्स में चेंजेस। और इम्यूनोग्लोबिन, जो इम्यूनोलॉजिकल जो सिम्टम होते हैं उसमें क्या चेंजेस होंगे सिस्टम में, इम्यूनोलॉजिकल जो सिस्टम होंगे उसमें होंगे कि आफ्टर डिलीवरी देर इज़ नो एलिवेशन ऑफ द टेम्परेचर। डिलीवरी के बाद जो होता है देर इज एन एलिवेशन, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ, जब हमने आगे भी पढ़ा था, अप टू 30 डिग्री सेल्सियस। एंड फर्स्ट 24 आवर्स में ये थोड़ा बढ़ा हुआ दिखेगा। और दिस इज़ ड्यू टू डिहाइड्रेशन। क्यों होगा, डिहाइड्रेशन की वजह से, थकान की वजह से, चिलिंग की वजह से, और ब्लड लॉस की वजह से। तो ये जो होता है टेम्परेचर रेस होगा। और इफ़ टेम्परेचर डज नॉट कम डाउन, और ये जो होता है एकदम से नीचे नहीं आता, रिमेन हाई रहता है। क्यों, क्योंकि देन द कॉज शुड बी डिटरमाइन सच एज द PROM, ट्रॉमेटिक लेबर एक्सेट्रा। क्यों होगा ये, क्योंकि PROM होता है, PROM होगा। ठीक है, और ट्रॉमेटिक लेबर होगा, उसके वजह से ये जो होता है ये फीवर हो सकता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज दिस चैनल और दिस वीडियो। इसको लाइक करिएगा एंड शेयर करिए, कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी प्रेस करिएगा। और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।